नमस्ते। एक बार फिर आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कास्ट टोपोग्राफी के बारे में। कास्ट टोपोग्राफी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है अंडरग्राउंड वाटर का। इसको वाटर सप्लाई होता है ओवरग्राउंड से भी, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर अंदर सरफेस सब सरफेस में सीप करके जाता है और उसके बाद सॉल्यूशन एक्टिविटी से जो केमिकली सॉल्युबल मटेरियल अंदर होता है उसको सॉल्यूशन में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे एक पार्टिकुलर टेरेन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। These are the contents of today's presentation. At first, I am going to introduce what is karst topography and what is its importance, then essential conditions for formations of the karst topography, then distribution around the world, development, and more type of features, erosional and depositional features. And at last, my references are given from which I have compiled this presentation. So, karst originated from a German term, der Karst, which is originated in the area of Slovenia. तो ये स्लोवेनिया में डर कास्ट नामक एक इस तरह का रीजन मिला, जैसे वहां पर सॉल्यूशन एक्टिविटी हुई, केव्स मिले, तो उस तरह का रीजन को डर कास्ट के नाम से दिया गया। तो चूंकि सबसे पहली बार पढ़ाई वहीं स्लोवेनिया में की गई, तो इसीलिए उस तरह के पैटर्न को सभी जगह कास्ट टोपोग्राफी कहा गया। ये मेनली डिसोल्यूशन बाय केमिकल एक्शन शो करता है, जिसकी वजह से जो कार्बोनेट रॉक्स हैं या इवेपोराइट्स हैं, जो कि केमिकल सॉल्युबल रॉक्स होते हैं, वो वाटर के साथ सॉल्यूशन में होने की वजह से सॉल्यूशन से चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो एक पार्टिकुलर टेरेन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। मेनली ये ह्यूमिड रीजन में मिलता है बहुत आयत मात्रा में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमिड रीजन तक ही सीमित होता है, या ट्रॉपिकल और टेम्परेट, अल्पाइन और पोलर एनवायरनमेंट में भी मिलता है। तो इसका स्केल जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से मेगास्कोपिक यानी किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स और लार्ज प्लेटो लाइक स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। तो माइक्रोस्कोपिक ड्रिप स्टोन बनाया, एक छोटा सा केमिकल प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, तो वहां से लेकर के बड़ा, बहुत बड़ा, जहां किलोमीटर्स तक पूरे कास्ट रीजन है, केव्स हैं, तो ड्रिप स्टोन्स हैं, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, बहुत सारी चीजें, तो वो सभी तक यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि कास्ट टोपोग्राफी पढ़ना क्यों जरूरी है। अर्थ क्रस्ट का अप्रॉक्स 10% कास्ट टोपोग्राफी कवर करता है। पूरे अर्थ क्रस्ट का 10% भाग कास्ट टोपोग्राफी द्वारा कवर करता है। कई ऐसे देश हैं जहां ये कास्ट टोपोग्राफी से ही पीने की पानी की उपलब्धता होती है। They got drinking water from these karst regions. These karst regions act like an aquifer for them, or around 50% of hydrocarbon of the world is present in the karst terrains. Besides this, if the human will have an understanding of karst terrain, then it will guide them in their formations, in their civil formations. It will guide them in their civil formations. Why? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई कास्ट रीजन है, ठीक, कास्ट रीजन में क्या होगा, अंदर से वाटर का सॉल्यूशन चल रहा है। अब आप ऊपर से एक रोड बनाते हैं, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए अंदर केव कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, तो
रूफ उसका कोलैप्स कर जाएगा और वो रोड जो है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रोड दिया गया है, पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। तो इस तरह का फेनोमेना एक जगह नहीं, बहुत जगह होता है। तो इसीलिए अगर हम कास्ट रीजन को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि इस एरिया में कास्ट रीजन है, तो हम अपने सिविल बिल्डिंग्स, रोड्स, टनल्स, उस तरह के चीजों को उसी के अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एक रोड का इंस्ट्रक्शन किया गया है, उसमें भी कास्ट टेरेन के चलते प्रॉब्लम हो गया है। बिसाइड दिस, अगर ऊपर में हम लोग कुछ कंटेमिनेट कर रहे हैं, ठीक, ऊपर में सरफेस वाटर को हम कंटेमिनेट कर दे रहे हैं। यदि हम खेत में कुछ कीटनाशक लगाए हैं तो वो सभी कीटनाशक जो हैं वो सरफेस वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है। वो सरफेस वाटर बिना किसी सीपेज के, किसी डोलाइन या किसी फोल्जे, वो सभी में बिना किसी सीपेज के वो चला जा रहा है, तो क्या होगा कि वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर दे रहा है। तो ये भी जानना जरूरी है कि अगर कास्ट टेरेन है तो वहां सरफेस कंटेमिनेशन से अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सभी चीजों की वजह से कास्ट टेरेन्स को जानना जरूरी है। अब व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कास्ट टेरेन? तो क्या है? सबसे पहले तो पत्थर होनी चाहिए, रॉक्स। तो कैसे रॉक्स होने चाहिए? इग्नियस रॉक्स में तो कास्ट टेरेन फॉर्म करेगा नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक में भी नहीं करेगा। तो सेडिमेंट्री रॉक जो कि सोल्यूबल होना चाहिए, वैसे रॉक्स, और वो बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं हो। रॉक अगर 5-10 किलोमीटर अंदर जाकर होगा तो भी वहां वाटर सीपेज उतना ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा या उतना ज्यादा मात्रा में उसका फ्लो नहीं होगा, तो वहां पर भी कास्ट टोपोग्राफी का उतना मायने नहीं रखता है। तो एक तो रिलेटिवली थिक मैसिव सोल्यूबल रॉक होना चाहिए जो कि क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस होना चाहिए। उसके बाद उस पार्टिकुलर रॉक में पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए ताकि उसमें वाटर सीप कर सके और वो सॉल्यूशन एक्टिविटी क्रिएट कर सके। अगर कोई रॉक जो है वो पूरी तरह से पोरस और परमेबल नहीं है तो क्या होगा, उसके अपर सरफेस से वाटर मूव कर जाएगा, इट विल एक्ट लाइक एन इनपरमिएबल रॉक। तो वैसा केस भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पोरस एंड परमिएबल। एंड हाउ विल परमिएबिलिटी विल फॉर्म? तो ये तो चूंकि लाइमस्टोन या उस तरह इवेपोराइट्स वो सभी तरह का टेरेन है, तो वहां परमिएबिलिटी कैसे फॉर्म होगा? तो वो बेडिंग प्लेन्स या ज्वाइंट्स या फ्रैक्चर्स ये सभी से फॉर्म होगा। तो ऐसे रॉक में फ्रैक्चर्स, ज्वाइंट्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होना चाहिए। एंड देयर शुड बी कंसिडरेबल रिलीफ, बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं होना चाहिए, एक पार्टिकुलर रिलीफ होना चाहिए ताकि सॉल्यूशन एक्टिविटी के लिए एक पर्याप्त मात्रा में समय मिल सके। एंड there should be moderate to heavy rainfall so that it can cause solution of the rocks. All over world में तो कास्ट टेरेन्स काफी जगह पाए जाते हैं, जैसे यूगोस्लाविया, वेस्टर्न क्यूबा, जमाइका, साउदर्न इंडियाना, वर्जीनिया, सेंट्रल फ्लोरिडा, यूएसए में। There are few minor karst terrains which is present in the Carlsbad area of the USA and in some part of the England, France, Jura Mountains, Alps Mountains, etc. But in case of India, not very much thick limestone terrain is present near to the surface. Only Rohtas limestone, which belongs to the Vindhyan ग्रुप, उसके ऊपर मैसिव कवर सैंडस्टोन है विंध्यन फॉर्मेशन का। तो यही रोहतास प्लेटो में जो रोहतास लाइमस्टोन है उसमें गुप्त महादेव का मंदिर है। और इसके अलावा
कुछ सहस्त्रधारा, रॉबर्ट केव, टपकेश्वर महादेव जो देहरादून में है, और ईस्टर्न हिमालय, पंचमढ़ी और बस्तर डिस्ट्रिक्ट और कुछ विशाखापत्तनम में भी कास्ट टेरेन्स मिलते हैं। ये एक मैप है ऑल ओवर वर्ल्ड का, जहां पर कि ब्लू पॉलीगॉन से कास्ट टेरेन्स को दिखाया गया है। तो ये देखिए कि ये जो ह्यूमिड एरिया है, इस वाले पोर्शन में ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन, यहाँ कास्ट टेरेन्स कुछ ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। अगर आप बहुत ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं तो भी वहाँ कास्ट टेरेन्स उतना ज्यादा नहीं मिलता है। उसके अलावा वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए में भी मिलता है। ठीक, इंडिया के केस में भी कुछ जगह है जहाँ कास्ट टेरेन्स मिलते हैं, जैसे रोहतास हो गया, फिर एमपी हो गया और विशाखापट्टनम हो गया। तो ये सभी जगह कास्ट टेरेन्स मिलते हैं। अब हम जाने कि कास्ट टेरेन्स डेवलप कैसे होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होता है। CO2 गैस जब पानी की बूंदों के साथ, बारिश की बूंदों के साथ जमीन पर गिरता है उसमें घुलकर, तो वो फिर जमीन के अंदर जो सॉइल है उसमें चला जाता है। देखिए यहाँ H2O plus CO2 both are dripping into the soil, और सॉइल में भी कुछ CO2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको भी लेकर वह H2O और CO2 दोनों मिलकर H2CO3 माइल्ड एसिड, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। तो एसिड के साथ लाइमस्टोन का क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो CaCO3 प्लस H2CO3 बराबर CaHCO3 का होल 2, ये फॉर्म करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर रहा है तो वो वाटर के साथ सॉल्युबल होकर वाटर जहां मूव करेगा उसके साथ मूव कर जाएगा। तो इस तरह से कास्ट रीजन का फॉर्मेशन होता है। मेनली इसके लिए CO2 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, and then water. If we talk about the landforms created by groundwater, then it can be divided into two types: erosional landforms and depositional landforms. Erosional landforms वैसे सारे landforms जो वाटर या ग्राउंड वाटर के इरोजनल एक्टिविटी से बन रहा है, उस तरह के लैंडफॉर्म्स को इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहेंगे। ठीक, इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स आते हैं, तो ब्लाइंड वैलीज, डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स, सिंकिंग क्रीक, लैपेज, सिंकहोल और डोलाइंस, कास्ट विंडो, केव्स, पोनोर, ओवाला एंड पोलजे। तो अब हम एक एक करके इन सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ओवरऑल सारे लैंडफॉर्म्स को दिखाया गया है। तो ओवाला हो गया, डिसअपियरिंग स्ट्रीम, पोनो, डोलाइन, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, फ्लोटिंग एंड ग्रूविंग, कास्ट टावर्स, कास्ट कोन्स, केविन कास्ट टावर्स, और इधर स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट दिखाया गया है, सबटेरेनियन चैनल, फोल्जे। तो अब हम जानते हैं कि इसके बारे में विस्तार से। तो डिसअपियरिंग स्ट्रीम, डिसअपियरिंग स्ट्रीम मीन्स गायब हो गया स्ट्रीम। तो वो कैसे गायब हो रहा है, तो वो क्या है कि कुछ दूर तक जमीन पर चल रहा है। ठीक, जमीन पर चल रहा है और उसके बाद वो किसी सीन के होल में अंदर चला जा रहा है, सब सरफेस में। उस तरह के स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, डिसअपियरिंग स्ट्रीम। और यही स्ट्रीम अगर छोटे छोटे स्ट्रीमलेट्स के फॉर्म में हो तो उस तरह के जो डोलाइन या सिंक होल्स में चले जा रहे हैं उस तरह के स्ट्रीमलेट्स को सिंकिंग क्रीक बोलते हैं।
ठीक। उसके बाद ब्लाइंड वैलीज क्या है? तो कोई स्ट्रीम डिसअपियर होने से पहले, मान लो ये सैंडस्टोन या कोई अदर रॉक का रीजन हो, ठीक, उसके ऊपर से वो मूव कर रहा है, फिर उसको लाइमस्टोन का रीजन मिल गया, लेकिन वो लाइमस्टोन के रीजन में भी थोड़ा देर मूव करेगा ना। वो जो थोड़ा देर मूव करेगा तो क्या होगा कि वो एक वैली टाइप का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद फिर से वो डिसअपियर हो गया, तो डिसअपियरिंग स्ट्रीम फॉर्म किया और वो जो वैली टाइप का फॉर्मेशन बचा उसको हम कहते हैं ब्लाइंड वैली। देन व्हाट आर द लैपिज? तो सॉल्यूशन एक्टिविटी की वजह से जो इरेगुलर टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इट इज low ridge, pinnacles, narrow clefts, numerous solution holes, तो ये सभी लैपिज कहलाते हैं। और दो लाइन या सिंक होल किसे कहते हैं? तो सॉल्यूशन एक्टिविटी से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसी फनल शेप स्ट्रक्चर को सिंक होल या दो लाइंस कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिंक होल क्या है? फनल शेप स्ट्रक्चर है, और वही छोटा फॉर्म में यदि हुआ तो वो कहलाएगा दो लाइन। देन व्हाट आर द केव्स? तो केव यानी गुफा, आप लोग अभी तक बहुत सारे गुफा देखे होंगे, तो गुफा में क्या होता है? एक जगह होता है, एक पार्टिकुलर रीजन होता है, वहां गैप होता है, ऊपर भी घेरा हुआ, नीचे भी घेरा हुआ, और बीच में छोटा सा एक स्पेस। वो स्पेस कैसे फॉर्म करता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन एक्टिविटी ऑफ द वाटर। तो सॉल्यूशन एक्टिविटी ऑफ वाटर से जो एक गैप फॉर्म कर रहा है वही कहलाता है केव्स। तो हमने जैसे पढ़ा था रोहतास लाइमस्टोन में गुप्त महादेव का टेम्पल है, तो ये देखिए उसी का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। ये गुप्त महादेव का टेम्पल में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक वाटर जो कि धीरे धीरे सीप होता है, केव्स का फॉर्मेशन करता है। तो व्हाट आर द पोनोइज? तो ये वर्टिकल पाइप लाइक पासेज होता है, क्योंकि पानी के सॉल्यूशन एक्टिविटी से बनता है और ये केव से कनेक्टेड होता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को पोनोरोस कहते हैं। व्हाट इज उवाला? तो उवाला जैसे सॉल्यूशन एक्टिविटी हुई, केव फॉर्म किया, उसके ऊपर का जो रूफ है वो अगर कोलैप्स कर गया तो एक पार्टिकुलर रीजन बन जाएगा जो कि 1 किलोमीटर तक लगभग लंबा चौड़ा हो सकता है। उस तरह के रीजन को कहते हैं हम उवाला। और यही उवाला अगर बहुत सारे मिल जाएं तो लार्जर देन द डोलाइंस एंड उवाला, देन इट इज कॉल्ड एज पोल्जे। इसके जो बहुत बड़ा रीजन है तो इसका जो वॉल है वो पूरी तरह से वर्टिकल टाइप का लगेगा, और इसका जो बॉर्डर है वो इरेगुलर होगा, और जनरली इसके सेंटर में एक लेक होता है जिसको हम पोल्जे लेक बोलते हैं। तो ये हो गए इरोजनल फीचर्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिपोजिशनल फीचर्स बाय ग्राउंड वाटर। So, in the case of depositional features, the features are dripstones, drapes, stalactite, stalagmite, pillars, columns, flowstones, and travertines. तो अब हम जानते हैं कि इसके बारे में विस्तार से कि ये क्या क्या होते हैं। ड्रिप स्टोन्स, ड्रिप यानी बूंदों का टपकना, जो वो केमिकली सॉल्युबल वाटर है जिसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स मिले हुए हैं, वो धीरे धीरे करके ड्रिप हो रहा है। ड्रिपिंग के दौरान उसमें कुछ इवेपोरेशन होगा, तो उस इवेपोरेशन की वजह से उसमें जो केमिकल सब्सटेंस है वो वही प्रेसिपिटेट हो जाएगा।
इस प्रेसिपिटेशन की वजह से जो स्टोन फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं ड्रिप स्टोन. So the calcareous deposits formed by dripping of water in dry caves are called drip stones. Besides this, all type of deposits in the caverns are collectively called speleothems, of which calcite is the common constituent. इसका कैल्साइट मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे कैल्साइट डोलोमाइट, ये तो ज्यादातर केमिकली फॉर्म रॉक होता है ना, तो वही होगा. और व्हाट इज ड्रेप्स? तो ड्रेप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रिप स्टोन्स फॉर्मिंग लाइक कर्टन. तो जैसे पर्दा गिरा हुआ होता है, तो उसी तरीके से ड्रेप्स भी पर्दा की तरह फॉर्म करता है. ये ड्रेप्स कहलाते हैं. अब स्टेलेक्टाइट, तो these are also columnar like drip stones. तो कॉलम की तरह होता है, शंकु का के आकार का. क्या होता है वो? अगर रूप से लटका हुआ है तो वो कहलाता है स्टेलेक्टाइट. यहाँ देखिए स्टेलेक्टाइट और हम बोले लटका हुआ, तो इसको आप याद रखने के लिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि स्टेलेक्टाइट यानी लटका हुआ, और स्टेलेग्माइट यानी, चूंकि यहाँ लास्ट में देखिए माइट लगा हुआ है तो मिट्टी क्या होती है? नीचे होती है. हालांकि यहाँ मिट्टी नहीं होगी, लेकिन हम याद रखने के लिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि स्टेलेग्माइट यानी फ्लोर से लगा हुआ, और स्टेलेक्टाइट यानी लटका हुआ. तो दोनों शंकु के आकार का ही होता है. जैसे ऊपर से क्या हुआ, केव के ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही हैं, ठीक, इवेपोरेशन हो रहा है, तो उस तरह से एक नीडल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, उससे पानी की बूंदें टपकी, फिर वो थोड़ा सा और लंबा हो गया, फिर टपकी, फिर टपकी, फिर टपकी, फिर टपकी. तो इस तरह से स्टेलेक्टाइट आगे बढ़ता है. यहाँ देख लीजिए कि बहुत सारे स्टेलेक्टाइट लगे हुए हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े, और वही बूंदें ऊपर से टपक रही है तो नीचे गिरेंगी, तो नीचे भी कुछ केमिकली सॉल्युबल मटेरियल डिपॉजिट कर दिया, तो वो नीचे जो डिपॉजिट कर रहा है उससे स्टेलेग्माइट फॉर्म कर रहा है. जब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट एक दूसरे से मैच कर जाता है तो हम उसको बोलते हैं पिलर या कॉलम. तो यहाँ देखिए कि ये तो स्टेलेक्टाइट है और ये क्या है? ये है स्टेलेग्माइट. इधर भी एक स्टेलेग्माइट है, और यहाँ क्या है? यहाँ है पिलर या कॉलम. फ्लो स्टोन्स, नॉर्मल बहुत सारे स्टोन्स हो गए, उसमें ज्यादातर मात्रा केमिकली सॉल्युबल रॉक्स का ही होगा, लेकिन उसमें पूरी तरह से वाटर फिल्ड है, तो वो फ्लोइंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, मतलब वाटर के साथ वो आगे की ओर थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है. तो इस तरह के टाइप को फ्लो स्टोन्स बोलते हैं. एंड व्हाट इज ट्रेवर्टाइन्स? तो ये जो बैंडेड कैल्केरियस डिपॉजिट्स अगर फॉर्म कर रहा है तो वो कहलाएगा ट्रेवर्टाइन, और अगर वो सॉफ्ट कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट फॉर्म कर रहा है तो वो कहलाएगा टोफर या कैल्पटोफर. And you can go for these references for further information. Thank you. Your queries are welcome at mkjitana@gmail.com. Please like, subscribe, and share so that you can get interesting videos in the future also. Thank you very much.